अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। जापान पे हमने एक वीडियो बनाई और देखा कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप जापान मूव हो सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि भाई विजिट वीज़ा लेके आप कैसे जापान जा सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में ढेर लगा दिया कि सर विजिट वीज़ा नहीं, हमें वर्क वीज़ा के बारे में बताएं। क्या जापान भी कोई वर्क वीज़ा ऑफर करता है जिसकी बेस पे हम अपनी फैमिली के साथ जापान में शिफ्ट हो सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। जापान ने अप्रैल के अंदर एक स्किल्ड वर्कर वीज़ा लॉन्च किया और बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया और बहुत सारे लोग पाइपलाइन में मौजूद हैं जो कि अप्लाई कर रहे हैं। आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होगी और मैं तफसील से बताऊंगा कि आप जापान का कैसे वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, क्या क्या प्रोसीजर है। अच्छी बात क्या है, आप कनाडा में वर्क वीज़ा लेके जाते हो तो आप अपनी फैमिली को मूव कर सकते हो और फैमिली में क्या आता है, बीवी और बच्चे। लेकिन अगर आप जापान जाते हो फैमिली के साथ तो यहाँ पर जो वर्क वीज़ा आपको मिलता है उसमें आप अपनी पेरेंट्स को यानी कि आप अपने माँ बाप को भी लेके जा सकते हो। जापान की अच्छी बात यह है, ये फैमिली के अंदर आपके माँ बाप को भी फैमिली कंसिडर करता है। जबकि यूरोप, कनाडा, पूरी दुनिया में फैमिली का मतलब सिर्फ आपकी बीवी और आपके वो बच्चे जो 18 साल से कम उम्र में होते हैं। तो एक तो आपको इसका ये बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा जापान ने लॉन्च ही क्यों किया। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि कोई भी कंट्री जब भी कोई इमिग्रेशन प्रोग्राम लॉन्च करती है तो उसमें उसका अपना फ़ायदा होता है। अपना फ़ायदा क्या होता है कि भाई वहाँ पर आबादी कम है और वहाँ पर आपको पता है ना कि भाई शादियों का उस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं है। जापान हो गया, चाइना हो गया, चाइना की तो खैर आबादी हो रहा है, जापान में इतना कल्चर नहीं है और इनकी आबादी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इन्हें हमेशा पॉपुलेशन और इमिग्रेंट्स की ज़रूरत रहती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है, वो है लैंग्वेज की, लेकिन जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप जब भी किसी माहौल में रहते हो तो आपके लिए वो मसला हल हो जाता है, आप वो ज़ुबान सीख जाते हो। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही ऐसे है। अब बात ये है, फ़ायदा जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप फैमिली के साथ जा सकते हो। जाना कैसे है, कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं, आप कैटेगरीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले भाई अगर तो आप इंजीनियर हो, तो इंजीनियर्स की बहुत डिमांड है। अगर आप हेल्थ केयर से आपका ताल्लुक है तो बहुत डिमांड है। आईटी प्रोफेशनल हो तो भाई बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो भी आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जो कि स्किल्ड वर्क वीज़ा के अंदर आते हैं। अगर आपके पास इससे रिलेटेड तालीम और एक्सपीरियंस है तो आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वर्क वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने एक अदद फॉर्म डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करना है भाई? इनकी आपने वेबसाइट पे जाना है, जापान वीज़ा। आप गूगल पे जाके लिखोगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ से जाके आपने स्किल वर्क वीज़ा का फॉर्म डाउनलोड करना है, फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के अंदर वो जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, आपकी एजुकेशन, आपने उनके प्रूफ भी साथ लगाने हैं। आपकी जो पढ़ाई है उसके सर्टिफिकेट, डिग्रियाँ, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपने वो भी साथ लगाना है। लेकिन यहाँ पर वो आपसे एक चीज़ और भी डिमांड करेगा, वो होगा कि भाई ऑफ़र लेटर। अब यहाँ पर आके बहुत सारे लोगों की ब्रेक लगती है कि सर ऑफ़र लेटर, इसका मतलब है हमें पहले वहाँ पर कोई जॉब अप्लाई करनी है। जी हाँ, बिल्कुल। आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो तो वर्क वीज़ा होता क्या है? कहीं वर्क करने जा रहे हो ना किसी कंपनी के अंदर, तो पहला काम तो आपने वो वर्क वीज़ा के लिए वो वर्क ऑफ़र लेटर लेना है। जिस कंपनी में भी आप जॉब करना चाह रहे हो और वहाँ से आपको अगर ऑफ़र लेटर आ जाता है, तब आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकोगे। अब फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं होता कि आपका कोई लाइक आप डायरेक्ट किसी कंपनी से रब्ता करो। बहुत सारे लोगों के जान पहचान वाले लोग होते हैं जापान में। फॉर एग्जांपल अगर कोई रह रहा है एक अरसे से, तो उसकी बहुत सारे दोस्तों ने कंपनीज खोली होती हैं, वो उन कंपनी से ऑफर लेटर निकाल के वो आपको मैनेज कर देते हैं। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज आपका टेस्ट भी लेती हैं और टेस्ट लेने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू करती हैं। उसको स्किल टेस्ट कहते हैं, स्किल टेस्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं। वो भी आपने साथ अपलोड करना है जब भी आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल आउट करना है। जापान का फ़ायदा, जापान की एम्बेसीज़ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, कराची में भी हैं, तो आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई रहन-सहन कैसा है? क्या पाकिस्तानी इंडियंस वहाँ पे जाके सेटल हो सकते हैं? तो भाई ये थोड़ा-सा एक क्वेश्चन मार्क है। लाइफ़स्टाइल इतना फ्रेंडली नहीं है एशियंस लाइक पाकिस्तानीज़ और इंडियंस के लिए, क्योंकि हमारी खुराक जिस तरह की है जापान में वैसी खुराक नहीं खाई जाती। हम जिस तरह के घरों में रहते हैं वहाँ पर उस तरह के घरों में नहीं रहा जाता। लेकिन अच्छी बात क्या है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिसिप्लिन, टाइम की पाबंदी, आप एक हकीकी मायने में इंसान बन जाते हैं जापान में जाके। अभी रिसेंटली मेरे एक जानने वाले गए हैं, बेसिकली उसके पास एक स्किल सेट था कि वो एक बहुत अच्छा मैकेनिक था और वो उस बेस पे उसको वहाँ पर उसके एक जानने वाले थे, उन्होंने वीज़ा ऑफ़र लेटर भेज दिया, यानी कि वो ऑफ़र लेटर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने भेज दिया, उसने अपना वीज़ा प्रोसेस किया, तो वो इस टाइम जापान में बैठा हुआ है। ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये कोई नामुमकिन बात नहीं है, आप भी अप्लाई करके जापान में जा सकते हैं। सिर्फ क्या है, जो रिक्वायरमेंट है वो आपने करनी है। हाँ,
इसके लिए इंटरव्यू लाजमी होता है। जिस तरह मैंने आपको विजिट वीज़ा के बारे में बताया था कि जब आप जापान का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको उसके लिए इंटरव्यू देना पड़ता है। अच्छा, इसके लिए भी आपको उसी तरह ही आपने जब अपना फॉर्म फिल कर लेना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, आपने ऑफर लेटर साथ लगा लेना है, तो आपने ये चीज़ें लेके इस्लामाबाद एम्बेसी में चले जाना है। वॉक इन भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, आप ऑनलाइन कॉल करके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन 11 बजे के बाद एम्बेसी बंद हो जाती है। 11 बजे के बाद वो कोई भी किसी भी तरह के क्लाइंट को एंटरटेन नहीं करते। तो अगर आप वॉक इन कैटेगरी में, तो कोशिश करें सुबह 7:30-8 बजे ही वहाँ पहुँच जाएँ, ताकि आपकी बारी आ जाए, क्योंकि दिन में वो एक दिन में 25 से 30 से ज़्यादा क्यूरीज को हैंडल नहीं करते। अब बात करते हैं पे स्केल की, क्या पे स्केल है वहाँ पे? तो भाई वहाँ पर जो सैलरी स्टार्ट होती है ना, वो तकरीबन 2.5 लाख से 3.5 लाख येन, जैपनीज़ येन के अंदर होती है, और पाकिस्तानी और चाइनीज़ येन ऑलमोस्ट तकरीबन बराबर हो चुका हुआ है। ठीक है, अगर 2.5 लाख का मतलब पाकिस्तानी 2.5-3 लाख की आपको है। अब वहाँ पे खर्चा कितना है? लाख 1.5 लाख के अंदर आप एक अच्छा वहाँ पे ज़िंदगी गुजार लेते हो। लेकिन ये जो मैं आपको 2.5 लाख रुपए पे स्केल बता रहा हूँ, ये बिल्कुल इनिशियल है। जब आप वहाँ जाके काम करते हो, ये वक्त के साथ बढ़ती है, और आप कितने कारीगर हो, आप कितने मास्टर हो, आपके पास कितना स्किल है, जिस बेस पे आप ये वर्क वीज़ा ले रहे हो, इस पे डिपेंड करता है कि आपका पे स्केल क्या होगा। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया। जापान की ऑफिशियल वेबसाइट से आपने फॉर्म डाउनलोड करना है, फॉर्म फिल करना है, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, लेके चले जाना है एम्बेसी, और वहाँ पे जाके वीज़ा अप्लाई कर देना है। अच्छा, ये तो सारा ये वाला तरीकाकार हो गया। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है जब वो जापान पहुँच जाते हैं, ख़ासतौर पे विज़िट वीज़ा में ही आती है। तो वहाँ के जो इमिग्रेशन वाले होते हैं, जो काउंटर होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे सवालात होते हैं, क्यों आए हो, किसने बुलाया, क्या तरीकाकार है, क्या है। लेकिन जब आप वर्क वीज़ा पे जाते हो तब इतने मसाइल नहीं होते। अब अगला सवाल आप लोगों के ज़हन में ये आएगा कि सर, ये वर्क वीज़ा कितनी देर का इशू करते हैं? तो भाई वर्क वीज़ा जो है ना, वो तकरीबन 1 साल से लेकर 5 साल तक का इशू होता है। अब डिपेंड करता है कि जिस कंपनी ने आपको वर्क वीज़ा देना है, वो आपके साथ 2 साल का एग्रीमेंट कर रही है, 3 साल का कर रही है, 5 साल का कर रही है, या 1 साल का कर रही है। जितनी देर का वो आपके साथ एग्रीमेंट करेगी, उतनी देर का वो आपको ऑफ़र लेटर इश्यू करेगी, और उसी बेस पे आपका वर्क वीज़ा निकलेगा। और अगला सवाल आएगा कि सर, क्या ये वर्क वीज़ा रिन्यूएबल है? तो भाई इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल ये वीज़ा रिन्यूएबल है। जापान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तरक्की के चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन जो सिर्फ थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि हमारा लाइफ़स्टाइल उनके साथ नहीं मिलता। अदरवाइज़ अगर आप अकेले भी जाना चाहो फिर तो बेहतरीन है, अगर फैमिली आपकी पाकिस्तान में रहती है, आप वहाँ पे जाके पैसे कमाते हो, पीछे पैसे भेजते हो, तो भाई फिर इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। क्यों? इस्लामी मुल्क नहीं है, वहाँ पर ज़ाहिरी बात है उस तरह से आपको मसाजिद नहीं मिलेंगी। इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर्स तो हैं, लेकिन उस तरह से मसाजिद नहीं मिलती जिस तरह आपको यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ आप दुबई चले जाते हो, ओमान चलते हो, इस तरह की कंट्रीज़ में जाके आपकी फिर भी लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, क्योंकि वो इस्लामिक होता है, खाना-पीना आपके कल्चर के मुताबिक होता है। वहाँ जाके जब आपने सुशी खानी है ना, कच्ची मछली खानी है, नूडल्स खाने हैं, तो फिर बहुत सारे लोगों का दिल ख़राब भी हो जाता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ ये था कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़रमाइश की कि सर, वर्क वीज़ा कैसे लिया जा सकता है जापान का। मकसद ये था कि आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन रखी जाए। अब आपने खुद कोशिश करके वर्क वीज़ा लेना है, अगर आप वाक़ई जापान जाना चाहते हो। बहुत अच्छा कंट्री है यार, डिसिप्लिन है। मैं तो कहता हूँ सिर्फ़ कलमा पढ़ लें तो उनसे अच्छे कोई मुसलमान नहीं है। झूठ नहीं बोलते, अच्छा कारोबार का लेन-देन, जो आपसे कमिटमेंट करते हैं, जो वादा करते हैं, वो पूरा करते हैं। और अगर वहाँ किसी मुश्किल में फँस भी जाते हो तो वो आपको हेल्प करने से भी गुरेज़ नहीं करते। मतलब एक प्रॉपर नेशन है यार। जस्ट इमेजिन के नागासाकी पे एटम बम गिरता है, हिरोशिमा पे एटम बम गिरता है और वो बिल्कुल तबाह हो जाते हैं, लेकिन आज वो शहर आप जाके विज़िट करो कैसे आबाद हुए हैं। उसकी वजह सिर्फ़ ये थी कि ये एक नेशन है, जैपनीज़ आर द नेशन। इन्होंने अपने कल्चर को पकड़ा और अपने असूल कुछ बना लिए, और वो असूल पूरी दुनिया फ़ॉलो करती है तरक्की के लिए। आप लोगों ने जो इंजीनियर्स हैं उनको पता होगा कि यार काइज़न क्या है, 5S थ्योरी क्या है। ये वो चीज़ें हैं जो जापानीज़ ने बनाई, इम्प्लीमेंट की, और उस वजह से उन्होंने तरक्की की। छोटी-छोटी सी टाइम मैनेजमेंट किसी ने सीखनी हो तो वो जापानीज़ से सीख लो, प्रोडक्टिविटी किसी ने सीखनी है तो जापानीज़ से सीख लो। ह्यूमन रिसोर्स, अपने एम्प्लॉइज़ को मैनेज कैसे करना है, आप जापानीज़ से सीख लो। जब जापानीज़ आर द कंप्लीट प्रोफेशनल्स। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर सिर्फ वो कलमा पढ़ लें तो उनकी दुनिया भी बहुत अच्छी है और दीन में भी वो आ जाएँगे। तो ये चीज़ें आपको ज़हन में रखनी है, कहीं पर अब अप्लाई करने अगर आप जापान का वर्क वीज़ा अप्लाई करें, तो सारी चीज़ें ज़हन में रखते हुए आपने वहाँ पर मूव होना है। टेक्नोलॉजी में नो डाउट बहुत आगे है, अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन क्या आप उस कल्चर के अंदर सर्वाइव कर पाएँगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, छोटा-सा नहीं है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि वो वीज़ा लेके चले तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद परेशान हो जाते हैं। परेशान क्या होते हैं कि यार डिप्रेशन में चले गए, यहाँ तो ना खाने को मिल रहा है, ना कुछ ये है, ना वो है।
तो ज़ाहिर-सी बात है भाई, जब आप घर से दूर, ख़ास तौर पे जब अकेले जाते हो और खाना-पीना भी अपनी मर्ज़ी का ना हो, अपनी तरह के चेहरे भी ना मिलें, ज़ुबान में भी प्रॉब्लम आए तो परेशानी आती है। तो लोग जज़्बाती हो के चले तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, महीना 2 महीने बाद वापस आ जाते हैं। भाई अगला लोग सवाल करते हैं, सर मेरा एक फलाना अज़ीज़ है, वो वीज़ा बेच रहा है जापान का। यार वीज़ा नहीं बिकता है एज़ सच, लाइक वो ये आपको हेल्प कर सकता है कि वो आपको वहाँ से कोई ऑफ़र लेटर मैनेज कर दे, और वो ऑफ़र लेटर की ज़ाहिर बात है चार्जेज़ आपसे चार्ज करेगा। तो अगर आप पैसे लगा के जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बट मेक श्योर तसल्ली कर लीजिएगा वो ऑफ़र लेटर जेन्युइन हो और आपको एम्बेसी वाले तंग ना करें, क्योंकि अगर आप फेक ऑफ़र लेटर लेके एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपके लिए बहुत बड़े मसाइल बन सकते हैं, आप ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हो। जब आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हो किसी भी कंट्री में, तो बहुत सारे दुनिया के मुल्क आपको वीज़ा नहीं देते, जिनमें अमेरिका, कनाडा, यूरोप, आपके लिए फिर बहुत मसाइल हैं। तो ज़िंदगी में इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, कहीं भी वीज़ा अप्लाई करें, कभी कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना। बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब उन्होंने दोस्त अहबाब तो नहीं, मेरे कुछ सुनने वाले हैं, उन्होंने कमेंट सेक्शन में कहा कि सर क्या हम फेक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं? भाई नहीं लगा सकते, नहीं लगानी। यहाँ पर भी आपको बैंक स्टेटमेंट भी लगानी है। अगर आपको वीज़ा ऑफ़िसर कहेगा तो वो आपने सारे प्रूफ़ वगैरह अरेंज करने हैं। मैंने अभी तक ज़िंदगी में जितने लोगों को जापान जाते देखा है, उसकी जो सबसे वर्क वीज़ा पे वो यही होता है कि यार वहाँ पर कोई जानने वाला होता है, उसकी कोई कंपनी होती है, वो अपनी कंपनी से ऑफ़र लेटर निकाल के आपको भेजता है, जिसको स्पॉन्सर लेटर भी कहते हैं। उस बेस पे आप यहाँ पर एम्बेसी में जाते हो, वीज़ा अप्लाई करते हो और वहाँ पर चले जाते हो। वो अब उसकी मर्ज़ी, वो आपको 2 साल का दे दे, 3 साल का दे दे, 5 साल का दे दे, ये आपका और उसका म्यूचुअली काम है। लेकिन ये है कि फिर उसके बाद आप जापान चले जाते हो। अब जापान जाके बहुत सारे लोग बहुत सारे बिज़नेसेस भी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जाके फिर वहाँ वर्क ही करते हो, आप जॉब ही करते हो। आप गए हो, आपने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, जॉब किया, माहौल समझा, आपको समझ में आ गया, तो वो अब देखो ना पाकिस्तान में कितनी जापानीज़ कार्स आती हैं। तो हर फैमिली में जो लोग भी जापानीज़ कार का काम करते हैं, एक भाई उनका जापान बैठा होता है। वो जापान से गाड़ियाँ भेज रहा होता है, दूसरे जो हैं उन्होंने किसी ने जौहर टाउन में शोरूम बनाया, कराची में बनाया, किधर बना के वो गाड़ियाँ बेचते हैं। तो लोग बिज़नेस भी कर रहे हैं, लोग वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप जापान को किस तरह से कंसिडर करते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई हवाई बात नहीं है कि क्या जापान का वीज़ा नहीं मिलता, मिलता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक हैं, चीज़ें पूरी हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।